हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं साउंड वेव्स में कि भाई जो साउंड है वो कैसा अपीयर होता है ह्यूमन ईयर्स को इस तरीके से। इसमें जो तीन मेजर बातें हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट है पिच की, सेकंड लाउडनेस और थर्ड क्वालिटी की। अब आपने देखा है ना कि जब किसी की आवाज आती है तो आप पहचान लेते हैं कि वो किसकी आवाज है। जैसे आपके दोस्त हैं तो और किसी ने पीछे से अगर आपको आवाज दी तो आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसने बुलाया या उसने बुलाया। कैसे समझ में आता है? हर एक आवाज में ये तीन बातें देखी जाती हैं, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। तो हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है, उसको परसेप्ट करता है कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन इसका आया है, मतलब ये इस बंदे की आवाज है। तो क्या क्या है ये तीनों चीजें, इस बारे में बात करते हैं। तो पहली बात अगर करें पिच की, तो ये सीधा रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा उसका पिच ज्यादा। आप ये आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पे तीन वॉइसेस को कंपेयर कर रखा है, एक बफालो, एक मेल वॉइस और एक फीमेल वॉइस। इन तीनों की वॉइस में आप समझ सकते हैं, आप अपने दिमाग में आप ऑलरेडी आवाजें आ चुकी होंगी। क्या क्या आवाजें थी? ये जो आवाज है बफालो की वो है बहुत लो पिच की, मेल की थोड़ी सी ज्यादा हाई पिच की होती है, जबकि फीमेल वाली जो होती है वो और ज्यादा हाई पिच की होती है, फ्रिक्वेंसीज और उसकी ज्यादा होती है। तो आप सोच सकते हो तीखी आवाज जो आती है वो, यहाँ से आप इसको बता सकते हैं। दूसरी बात जो आती है लाउडनेस की, लाउडनेस डिपेंड करता है सीधा सीधा इंटेंसिटी पे, लेकिन इससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन दिया जाता है इस तरीके से, इस बीटा, बीटा इज abbreviated for loudness and this loudness is measured in decibels। ठीक है, जिसको लिखा जाता है dB से। सो बीटा is equal to 10 log 10 I by I naught। ओके, where this I naught is a reference intensity जिसकी वैल्यू होती है 10⁻12 watt per meter square। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इंटेंसिटी है उसके लिए हम यहाँ पे बीटा निकाल सकते हैं, डेसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर i इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा तो ये अंदर हो जाएगा 1, log 1 इज 0। तो हम कह सकते हैं कि तब बीटा 0 हो जाएगा जब i इज आई नॉट। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आई नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जहां वो बेरली बस मिनिमम इंटेंसिटी है, वो जस्ट ऑडिबल है, वो वाली इंटेंसिटी है 10⁻12। और जैसे जैसे उससे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे डेसिबल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो तीसरी जो बात आती है इसमें वो आती है क्वालिटी की या वेव फॉर्म की। क्वालिटी कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे तीन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग वेव फॉर्म्स बनाए गए, एक ट्यूनिंग फॉर्क के लिए, एक क्लेरनेट के लिए और एक कॉर्नेट के लिए। ऐसे तीन ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके लिए जब सेम फ्रिक्वेंसी बजाई गई विद इक्वल लाउडनेस, इंटेंसिटी भी सेम रखी, मतलब फ्रिक्वेंसी भी सेम रखी और इंटेंसिटी भी सेम रखी, तब उनके वेव फॉर्म में डिफरेंट आया। डिफरेंस ये था कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसके लिए जो वेव फॉर्म बना वो बहुत अच्छा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बना, जबकि जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लेरनेट था उसके लिए वेव फॉर्म आप देख पा रहे हैं बहुत डिस्टॉर्टेड है, और तीसरा जो कॉर्नेट था उसके लिए भी वेव फॉर्म डिस्टॉर्टेड है। तो ये जो क्वालिटी का फर्क पड़ता है ये बात भी यहाँ से समझी जा सकती है। बहुत आसान सा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, एक तबला और एक मृदंग, अगर इन दो कि हमें डिफ्रेंशिएट करना हो वॉइस को तो हम आराम से क्वालिटी के हिसाब से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन उनकी दोनों की क्वालिटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये तीन बातें आती हैं किसी भी साउंड को डिफाइन करने में। पिच जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, लाउडनेस जो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और तीसरा क्वालिटी जो वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? एक छोटा सा टॉपिक इसमें आता है एनर्जी का। हम पहले बात कर चुके हैं कि एवरेज एनर्जी जो किसी वेव में होती है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज पावर में एरिया को डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज इंटेंसिटी मिल जाएगी इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि जो प्रेशर का वेरिएशन चलता है वो ये चलता है जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर इस बीटा ए के, ये हम पहले क्वेश्चन में भी यूज कर चुके हैं इसे। अगर यहाँ से मैं एरिया को लिखूं तो एरिया ऐसा लिखा जा सकता है
इस एरिया को अगर मैं इसमें पुट करूं तो वैल्यू में जो फाइनल जो मिलती है इंटेंसिटी की वो मिलती है कुछ इस तरीके से। ऐसा इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ वेव की वैल्यू होती है रूट ओवर बीटा बाय रो। जब इसे पुट करेंगे तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू आती है वो मिलती है कुछ ऐसी, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर इंटू वी बाई 2 बीटा। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हमें ये सीधे सीधे एज इट इज ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा हालांकि क्वेश्चन इस पर पूछे नहीं गए, लेकिन अगर पूछ लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ऐसे ही ये जो इक्वेशन है डेसिबल वाली, ये इक्वेशन भी हमें ध्यान रहनी चाहिए कि डेसिबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड 10⁻12 का है आई नॉट, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इंटेंसिटी दे रखी है उसके लिए हम डेसिबल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर कभी कभार बन जाता है, छोटा सा फॉर्मूला है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंटरफेरेंस का। हमने ऑलरेडी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में बात करी थी जब मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे थे। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये साउंड वेव्स में भी आता है। तो हमने बात करी थी मैकेनिकल में, उससे पहले एसएचएम में भी हमने इंटरफेरेंस देखा था। तो यहाँ पे जब साउंड वेव्स में इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो सीधी सीधी आप तरीके से चीजें देख सकते हैं। कैसे? अगर दो सोर्सेस हैं जहां से इक्वेशन a1 sin ओमेगा t प्लस के x है, दूसरे की इक्वेशन a2 sin ओमेगा t प्लस के x है, दोनों x1 और x2 डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हैं जहां पे जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इसकी इक्वेशन हो चुकी होगी a1 sin ओमेगा t प्लस के x1 और इसके लिए हो चुका होगा के x2। यहाँ के जब दोनों मिलेंगे तो इंटरफेरेंस होगा, और हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस में जो नेट डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है वो दिया जाता है y1 प्लस y2 से। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है जो इनका नेट फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस दिस माइनस दिस होगा विच इज इक्वल टू दिस। डेल्टा फाई आपको मिल गया k टाइम्स x2 माइनस x1। हमें पता है कि अगर डेल्टा फाई है तो डेल्टा x पाथ डिफरेंस भी निकाला सकता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। ये सारी बातें हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अपने को नेट एम्पलीट्यूड निकालना है तो दो वेक्टर की तरह इनको ट्रीट किया जा सकता है, एक a1 वेक्टर दूसरा a2 वेक्टर, जो दोनों ही फाई एंगल पे, जो डेल्टा फाई आपने भी निकाला उतना एंगल पे रखे हुए हैं। तो यहाँ से आप इन दोनों का नेट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। नेट एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करके आप यहाँ से नेट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ये सारी बातें पहले की जा चुकी हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये मैक्सिमम कब कब होंगे, जब cos फाई मैक्सिमम होगा तो आई भी मैक्सिमम होगा। और ऐसा कब होता है? जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो या फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी विच इज रूट ओवर i1 प्लस रूट ओवर i2 का होल स्क्वायर। अगर i1 और i2 दोनों बराबर हैं तो ये 4i के बराबर हो जाएगा, और नेट एम्पलीट्यूड इज a1 प्लस a2 के बराबर। अगर ये अपोजिट फेज में है तब भी लिखा जा सकता है कि आई नेट मिनिमम कब होगा? जब cos फाई माइनस 1 होगा। ऐसा कब होता है? जब डेल्टा फाई 2n प्लस 1 पाई हो, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, या फिर अगर लैम्डा के टर्म में बात करें तो पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो। ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं, एनी मल्टीपल ऑफ लैम्डा और यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। For destructive interference, intensity is lambda 1 minus root over I1 minus root over I2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों बराबर हैं तो नेट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और ऐसे हम नेट एम्पलीट्यूड इज A1 माइनस A2। अगर दोनों बराबर हैं तो ये सारे फॉर्मूलाज हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनका रेशियोज भी हम पहले देख चुके हैं। ऐसे ही जब साउंड में स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं तो हमें पता है स्टैंडिंग वेव मतलब क्या होता था, जहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट इनका 0 हो जाता था। सो स्टैंडिंग वेव्स की अगर बात करें तो ये साउंड के केस में ऑर्गन पाइप्स में आता है, रेजोनेंस ट्यूब्स में आता है। ठीक है, तो बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव की। सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव। हमने पहले मैकेनिकल वेव्स में बात करी थी ट्रांसवर्स वेव के केस में, इस बार हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मतलब साउंड वेव्स की बात केस में। तो हमें पता है दो इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती हैं, प्रेशर इक्वेशन यहाँ लिखी गई है। एक अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रही है, दूसरी नेगेटिव एक्स की तरफ चल रही है, तो पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ है। एंड दिस इज पी टू इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इन दोनों का फेज डिफरेंस अगर फाई है तो ये भी यहाँ पे लिखा गया है। हम जानते हैं कि अगर इन दोनों को सम किया जाए तो रिजल्ट इन स्टैंडिंग वेव इस तरीके से मिलेगी। दोनों को जब सम करेंगे तो साइन सी माइनस डी और सी प्लस डी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से मिलेगा। फाइनली जो इक्वेशन बनती है वो बनती है आपके पास ये, और ये इक्वेशन जो है अगेन एसएचएम की इक्वेशन है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है
पी नॉट डैश वो डिपेंड करता है एक्स पे, पोजीशन पे, क्योंकि आप ये पूरी जो चीजें से पी नॉट डैश लिख सकते हैं। तो पी नॉट डैश इज इक्वल टू 2 पी नॉट कॉस ऑफ के एक्स प्लस 5/2। एक्स पे वेरी डिपेंड करता है कि वहां का एम्पलीट्यूड कितना होने वाला है। तो जहां पे points where pressure remains permanently at its average value, the pressure amplitude is 0 is called pressure node। हमने पहले भी बात करी थी एम्पलीट्यूड के केस में, जहां पे नेट एम्पलीट्यूड 0 होता था वहां पे आप बात करते थे उसे नोड कहते थे। ऐसे प्रेशर के केस में जहां पे प्रेशर जो एवरेज वैल्यू के बराबर रहेगा तो प्रेशर नोड कहलाएगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड वहां पे 0 हो जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये पूरी चीज 0 हो जाए। ऐसा कब होता है? जब ये चीज आपके पास 5/2 हो जाए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस kx plus 5/2 is equal to this, तो ये चीज प्रेशर एम्पलीट्यूड 0 हो सकता है। और ऐसे अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है तो प्रेशर एंटीनोड कहलाएगा। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये पूरी चीज 1 हो जाए। ये कब पॉसिबल है? जब kx plus 5/2 should be n pi हो जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर तरीके हैं जैसा आपने वेव्स स्ट्रिंग पे पढ़ी थी, वैसे ही साउंड वेव्स में भी हम इसका स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बात कर पा रहे हैं। अब ये हमने बात की है प्रेशर नोड की और प्रेशर एंटीनोड की। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी हो, नोड और एंटीनोड सेम बने। नोट में ये बात लिखी गई है कि प्रेशर नोड इज इन ascending wave would correspond to डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, जस्ट अपोजिट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर के केस में 5 एक जो पार्ट डिफरेंस होता था, फेज डिफरेंस, 5/2 का फेज डिफरेंस होता था। तो जहां पे प्रेशर की वजह से नोड बन रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट की वजह से एंटी नोड बनेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। एंड द प्रेशर एंटी नोड वुड corresponds to a displacement node। When we label equation 1 as SHM, what we mean that excess pressure at any point varies simple harmonically. If the sound waves were represented in terms of displacement waves, then the equation of standing wave corresponding to 1 would be, अगर यहाँ पे प्रेशर की जगह डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में अपन लिखना है तो अब इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन की जगह यहाँ पे कॉस कर दिया जाएगा क्योंकि दोनों में 5/2 का फेज डिफरेंस होता है। जहाँ पे दिस एस नॉट डैश मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो लिखा जाएगा, यहाँ पे जब कॉस था तो यहाँ पे अब साइन हो जाएगा। इस तरीके से फाइनल एम्पलीट्यूड भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसका हम आगे हालांकि एप्लीकेशन देखेंगे, क्वेश्चन हमेशा एप्लीकेशन पर बनते हैं। अब जैसे रिफ्लेक्शन आपने मैकेनिकल वेव्स का देखा था, वैसे साउंड वेव्स का भी रिफ्लेक्शन होता है और ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि जब एक displacement minima at the rigid end will be a point pressure maxima, 5/2 का फेज डिफरेंस आपको यहाँ भी मिलेगा, जैसे कि आपने स्ट्रिंग के केस में देखा था, जैसा कि आपने मैकेनिकल वेव्स जो ट्रांसवर्स वेव थी उसके केस में देखा था कि जब एक डेंसर मीडियम से वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एक 5/2 का फेज डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल ठीक वैसी बातें यहाँ भी हैं। ये सारी बातें जो स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं वो आप सारी बातें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप पॉज करके पूरा राइटअप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कैसा होता है? ये एक ऐसा ट्यूब जैसा है, दिस इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज मतलब ये एक एंड से क्लोज्ड है। इसमें अगर आप ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आते हैं तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो इसके पास वाली एयर्स हैं वो लगातार कंप्रेस और कंप्रेशन में और रेयरफेक्शन में चल रही होंगी। उसकी वजह से यहाँ अंदर की जो एयर है वो भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में होगी। यहाँ पे दो वेव्स आपस में मिलेंगी, एक जो यहाँ से आ रही है, दूसरी जो यहाँ से टकरा के ऊपर चल रही है। जब दो वेव उल्टी डायरेक्शन में आके मिलती हैं तो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस बनने वाला है। तो हम पढ़ते हैं, when a tuning fork is placed near the open end of a pipe, the air in the pipe oscillates with the same frequency as that of the tuning fork. Here the open end should be an antinode and closed end should be a node for perfect reflection of waves from either end or for formation of stationary waves. Since one end is a node and another is an antinode, the lowest frequency vibration has no other nodes or antinodes between ends. तो जो बिल्कुल मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली बात होगी उस केस में आप यहाँ पे एक एंटी नोड बना सकते हैं और सीधा सीधा यहाँ पे एक नोड बना सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो
एक एंटी नोड से एक नोड के बीच की डिस्टेंस होती है वो λ/4 के बराबर होती है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में आप L को सीधा सीधा λ/4 रख सकते हैं। यहाँ से L आपको मिल जाएगा 4L के बराबर, सॉरी 4 लैम्डा, लैम्डा आपको मिल जाएगा 4L के बराबर। ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी at which the stationary wave can be formed. Thus if the wavelength is lambda, तो हम कह सकते हैं कि ये इनका रिलेशन हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 4L। अब अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से आगे चलें, फर्स्ट ओवरटोन की बात अगर करें तो फर्स्ट ओवरटोन में क्या बोला जा सकता है कि यहाँ पे तो हमेशा एंटी नोड ही बनेगा, जो ओपन है वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज पे फिर से एक नोड बनना चाहिए। वो कब पॉसिबल है? जब बीच में एक नोड और बन जाए। ये कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे 3 λ/4 की डिस्टेंस L के बराबर हो जाए, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 3 λ-4, तो लैम्डा डैश इक्वल टू 4L/3। यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसीज लिखी जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है V/4L के करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखी जाएगी 3V/4L के करस्पॉन्डिंग, विच इज 3 टाइम्स N1। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ओवरटोन है ये थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी है। दिस फर्स्ट ओवरटोन इज आल्सो थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट फॉर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऐसे अगर इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दो नोड्स बीच में बन सकते हैं। ये टोटल लेंथ विल बी 5 λ/4। इसको अगर L के बराबर किया जाए तो यहाँ से लैम्डा जो मिलेगा 4L/5 मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी थर्ड ओवरटोन इज इक्वल टू फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ये सारी बातें यहाँ से देखी जा सकती हैं। तो इन जनरल अगर अपने को लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2n-1 V/4L, where your frequency of oscillation is called 2n-1th हार्मोनिक। ये 2n-1th हार्मोनिक है और n-1th ओवरटोन है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अगर लिखना है कि फिफ्थ हार्मोनिक बताइए तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5V/4L। जबकि आपको अगर बोला जाए कि थर्ड ओवरटोन बताइए तो आप यहाँ पे n-1 को 3 के बराबर रखेंगे। यहाँ से n मिलेगा आपको 4, उसे आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको अपने वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप की। तो ओपन ऑर्गन पाइप कैसा बनेगा? जिसमें दोनों तरफ से ये ओपन है। जहां भी ओपन होता है वहां पे एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो कैसे बन सकता है? इस तरीके से पॉसिबल है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सो दिस इज λ/4, दिस इज λ/4, टोटल इज λ/2। तो लिखा जा सकता है L इज इक्वल टू λ/2। यहाँ से अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखें तो आती है V/2L। अगर नेक्स्ट की बात करें तो फिर से यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे एंटी नोड। ऐसा कब पॉसिबल है? जब बीच में दो नोड्स बन जाए। ये आपका λ/4, λ/2 और λ/4 टोटल बन गया लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू L। यहाँ से बात समझ में आती है कितनी हुई? V/L के बराबर। ध्यान से देखें तो ये ट्वाइस ऑफ n1 हो गई है। ऐसे ही आप अगले पे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल λ/2 एंड λ/4 3 टाइम्स λ/2। यहाँ से फिर से आपको मिलेगा 3n1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ओवरटोन है वही नंबर ऑफ हार्मोनिक भी चल रहा है। इसे आप बोल सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। इसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे थर्ड ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडा हो गया इसका, जहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं nV/2L, वेयर nth हार्मोनिक है और n-1th ओवरटोन है। तो ये बिल्कुल वैसा ही अगर आप सोच पा रहे हैं जैसे आपने स्ट्रिंग के केस में पढ़ा था। तब एक एंड पे स्ट्रिंग फिक्स थी और दूसरे एंड पे दूसरे केस में स्ट्रिंग पे एक रिंग लगा के थी, वो मूवेबल उसका एंड था। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब इस केस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है एंड करेक्शन का। एंड करेक्शन क्या होता है? As mentioned earlier, the displacement antinode at an open end of an organ pipe lies slightly outside the open end. जो ये है डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड है ना, वो बिल्कुल इस पॉइंट पे नहीं होता, ये थोड़ा सा बाहर होता है। ये कितना बाहर होता है? The distance of the antinode from the open end is called the end correction and its value is given by E equal to 0.6 R. क्लियर है? Where R is the radius of this organ pipe. अगर पूरा डायमीटर देखें तो this diameter is 2R. So R is the radius of the organ pipe. 0.6 times of the radius is equal to end correction. ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको एंड करेक्शन क्वेश्चन में कंसिडर करने के लिए बोला जाए तभी आप इसे कंसिडर करेंगे। अगर नहीं बोला गया है तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे।
अब हमने जैसे अभी यहाँ देखा सीधा सीधा l को हमने λ/4 के इक्वल ले लिया था, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए कि l प्लस दिस एंड करेक्शन e, l प्लस e शुड बी इक्वल टू दिस λ/2 इन दिस केस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ से बनना चाहिए, हमने अभी तो सीधा l को λ/2 की करस्पॉन्डिंग ले रखा था। तो एंड करेक्शन अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए तो आप इस तरीके से जाएंगे, अदरवाइज आप उसको सीधा सीधा यूज करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट आता है रेजोनेंस ट्यूब का। क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली इस पे बेस्ड जाते हैं। कैसा होता है रेजोनेंस ट्यूब, इसके बारे में बात करते हैं। कि एक ऐसी ट्यूब है जहाँ पे आपने एक पानी का जार पकड़ा हुआ है जो इससे एक नली के साथ कनेक्टेड है। इस ट्यूब पे एक स्केल बनी हुई है जिसमें 0 ऊपर से है, हम ऊपर से इसको मेजर करते हैं लेंथ यहाँ की। हम इसको मूव करके या इसमें पानी कम ज्यादा करके यहाँ पे पानी का लेवल चेंज कर सकते हैं। पानी या तो यहाँ से ऊपर बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रेजोनेंस ट्यूब है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करता है, जहाँ पे ये ओपन एंड है और ये वाला क्लोज्ड एंड है। बस इसका फायदा क्या है कि हम इस लेंथ को वेरी कर सकते हैं। अगर पानी ऊपर चढ़ गया तो ये लेंथ कम कंसिडर की जाएगी, अगर पानी नीचे उतर गया तो ये लेंथ ज्यादा कंसिडर की जाएगी। तो एक वेरिएबल लेंथ का ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करता है। अब इसमें हम एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं कि कब हमें रेजोनेंस फील हो रहा है। रेजोनेंस फील होना मतलब जब ये इधर से जाने वाली वेव और टकरा के वापस आने वाली वेव दोनों मिलती हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो हम कहते हैं कि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। तो हम ये फील करते हैं कि यहाँ पे एंटीनोड कब बनता है, उस एंटीनोड के करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है, और वहां देखा जाएगा कि रेजोनेंस के लिए ट्यूब की लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है। तो ये काम यहाँ पे किए जा सकते हैं। There is a long tube T in which initially water is filled up to the top and the level can be changed by moving a reservoir R up and down. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ट्यूब में पहले पानी भरा हुआ है और इस लेवल को चेंज कर सकते हैं इस रिजर्वर को मूव करके। A tuning fork of known frequency and knot is struck gently on a rubber pad and brought near the open tube, due to which oscillations are transferred to the air column and the tube above the water level. Now we gradually decrease the water level in the tube. This air column behaves like a closed organ pipe and the water level is closed end of the pipe. As soon as water level reaches a position where there is a node of corresponding stationary wave in air column, resonance takes place and maximum sound intensity is detected. Let at this position length of the air column be L1. If water level is further decreased, again maximum sound intensity is observed when water level is at another node at a length L2. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर L1 और L2 दो सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ्स हैं तो बोला जा सकता है कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, λ/2, मतलब L2 - L1 इज इक्वल टू λ/2। यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाता है और वहां से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं एयर में, जिसकी वैल्यू होती है n0 इंटू लैम्डा के बराबर। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इन्हीं पे बेस्ड आपसे चीजें पूछी जाती हैं। आपसे दो लेंथ दे दी जाएंगी L1 L2, या आपसे लेंथ पूछी जा सकती है, इनका रिलेशन पूछा जा सकता है करस्पॉन्डिंग टू दी वेवलेंथ और दूसरा वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ये दो बातें इसमें रिलेट होती हैं। आगे भी इस पे क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर एंड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, its fundamental frequency of resonance is found to be 320 hertz. The velocity of the sound in air is this. Estimate the diameter of the tube. पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, one end of the tube is now closed. Calculate the lowest frequency of resonance for the tube. ये दो बातें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे अपने को ये बात समझनी होगी कि हमने जितना भी फॉर्मूलाज पढ़े उसमें कहीं भी डायमीटर की बात तो थी नहीं। डायमीटर की बात सिर्फ एक जगह थी, विच इज एंड करेक्शन। तो अब यहाँ पे क्योंकि डायमीटर में एस्टिमेट करना है तो हमें एंड करेक्शन को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। एंड करेक्शन क्या होता है कि ट्यूब से थोड़ा सा बाहर, कितना बाहर, ई के बराबर आपने एंड करेक्शन लिखा था, एंटी नोड बनता है। तो ट्यूब से थोड़ा सा बाहर, और ये ओपन ट्यूब है तो दोनों तरफ बाहर की तरफ बनेगा। तो मैं अगर टोटल लेंथ देखना चाहूँ एंटी नोड कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस पे बनता है, तो दिस डिस्टेंस कैन बी गिवन एज 48 + 2e, एक ही इस तरफ और एक ही इस तरफ, इतनी डिस्टेंस पे दो एंटी नोड्स बन रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस इज λ/2।
तो यहाँ से लिखा जा सकता है डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 48 प्लस 2e, और e की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 0.6 r के बराबर। तो यहाँ से हमें अगर r मिल गया विच इज रेडियस ऑफ द ट्यूब, तो डायमीटर भी हम निकाल सकते हैं, पर उसके लिए हमें चाहिए लैम्डा, और लैम्डा कहाँ से मिलेगा? तो दो चीजें यहाँ पे गिवन है, एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और दूसरा इसकी साउंड की वेलोसिटी। हम जानते हैं साउंड वेलोसिटी इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड is given by v is equal to f lambda। यहाँ से आप निकाल सकते हैं lambda is equal to v by f। v आपको दे रखा है 320 divided by 320 hertz which is 1, या आप यहाँ पे आपको दे रखा है मीटर पर सेकंड में, और क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर्स में है लेंथ, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, यहाँ से मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर। सो वेवलेंथ आपको मिल गई 100 सेंटीमीटर्स के बराबर। इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो 100 by 2 is 50 equal to 48 plus 2 into 0.6 which is 1.2 r। यहाँ से आपको मिल जाएगा r is equal to 2 by 1.2 which is 1.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायमीटर ऑफ द ट्यूब 2r के बराबर विच इज 3.33 सेंटीमीटर। क्लियर बात? और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर इसको एक तरफ से बंद कर दिया जाए, ये क्लोज ऑर्गन पाइप अगर बन गया है, तो कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर रेजोनेंस ट्यूब। इस बार आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। हम जानते हैं कि जहां एंटीनोड बनेगा वो फिर से ई डिस्टेंस बाहर होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस इस बार जो एक एंटीनोड और नोड की बन रही है वो कितनी है, इस ये डिस्टेंस है 48 प्लस ई के बराबर। अगर हम जानते हैं कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए नोड और एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 48 प्लस ई। लैम्डा हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तभी हम वहां से फ्रीक्वेंसी बता पाएंगे। तो लैम्डा कितना लिखा जाएगा यहाँ से, लैम्डा इक्वल टू 4 टाइम्स 48 प्लस ई, ई इज 0.6 इंटू आर, आर आपने भी निकाला 1.67 ये। तो यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 196 सेंटीमीटर के बराबर, और यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लैम्डा, मतलब 320 डिवाइडेड बाय 196, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 163.33 हर्ट्ज के बराबर। तो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्विंक्स ट्यूब की। आपने कैसा वो म्यूजिक बैंड में एक भोंपू सा देखा होगा, एक तरफ से हवा मारते हैं और थोड़ा सा पाइप को मूव करते हैं जिससे आवाज चेंज होती है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। सॉरी, यहाँ से जब साउंड वेव ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रखा है, तो देखिए क्या होगा, अगर ये इस पोजीशन में है तो साउंड वेव जब यहाँ से चली तो दोनों तरफ मूव करेगी, इधर से जब मूव करेगी तो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचेगी, और सिमिलरली यहाँ से भी यहाँ तक पहुंचेगी। दोनों साथ साथ जब यहाँ पे पहुंचेंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सारी बातें अच्छे से सुनाई देंगी। लेकिन सोचिए आपने इस मूवेबल पाइप को अगर थोड़ा सा पीछे खींच लिया, अब ये इस पोजीशन पे आ गया, तो क्या होगा, जो वेव इधर से चल रही थी अब उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके वापस यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब पाथ डिफरेंस इस बार दोनों में आ गया है। ये जो यहाँ से तक पहुंची और ये जो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंची, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना आएगा? अगर आपने इसको x लेंथ पीछे किया था तो x ये और x ये टोटल मिलके 2x इसका पाथ डिफरेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो दो वेव्स यहाँ पे मिल रही हैं, दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस इज 2x। और अगर पाथ डिफरेंस 2x के बराबर है तो लिखा जा सकता है कि भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दिस पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा, मतलब दिस 2x शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, या आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 के बराबर फॉर दी फंडामेंटल। तो यहाँ से हमें बात समझ में आती है कि x अगर लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उस टाइम पे वेलोसिटी जो वेव होगी वो होगी n नॉट लैम्डा के बराबर। लैम्डा की जगह आप अगर 2x डाल दें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू 2n नॉट x के बराबर। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, इस बार पाथ डिफरेंस सीधा 2x के बराबर है, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट की बनावट की वजह से है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन।
a large room in a large room, a person receives direct sound waves from a source 120 meter away from him. He also receives waves from the same source which reach him, being reflected from the 25-meter high ceiling at a point halfway between them. For which wavelength will these two sound waves interfere constructively? तो एक्चुअली बात ऐसी है कि यहाँ पे अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि ये सीलिंग हो गई, ये नीचे रूम है, इस रूम में यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से एक तो सोर्स से डायरेक्ट साउंड यहाँ तक पहुंच रही है, जो बोला गया डायरेक्ट सुन रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी बात बोली गई कि यहाँ से जो सीलिंग से टकरा के साउंड आ रहा है वो भी इस तक पहुंच रहा है और वो इन दोनों साउंड्स को सुन रहा है, यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। क्लियर है? ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो जितने एंगल पे गया उतने एंगल पे आया होगा। ऐसा दो वेव्स यहाँ तक पहुंच रही हैं, एक ये डायरेक्ट वाली वेव जो यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, दूसरी जो ये पाथ ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंच रही है। इन दोनों के केस में आपसे पूछा गया कि बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में वेवलेंथ यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस यहाँ पे निकाल पाऊँ तो अपना काम हो जाएगा। पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर मेरे को ये पाथ पता चल जाए और अगर मुझे ये पाथ पता हो तो इन दोनों का लेंथ का डिफरेंस इज माय आंसर। ओके, तो अपन इसको बोलते हैं कि लेट्स से ये पॉइंट हो गया सीलिंग पॉइंट, दिस इज पॉइंट सोर्स और ये पॉइंट हो गया पी। अब अगर अपन बात करें तो एस सी पी की ये जो ऊपर वाला पाथ बन रहा है जो टकरा के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एस सी प्लस सी पी के बराबर, और क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर है तो हम कह सकते हैं सीधा 2SC के बराबर हो जाएगा। और ये कितना है तो आपको दे रखा है सोर्स जो है वो 120 मीटर्स अवे है, मतलब ये 60 मीटर्स है, ये भी 60 मीटर्स है, और जो सीलिंग है वो 25 मीटर हाइट की है। तो अब यहाँ से अपन आराम से निकाल सकते हैं ये SCP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 टाइम्स रूट ओवर 60 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अपने को ये पाथ मिल गया। दूसरा अपने को 120 डायरेक्ट पाथ तो पता ही है, तो हम लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जो इस दोनों को मिलेगा वो मिलेगा 130 माइनस 120 के बराबर विच इज 10। हम जानते हैं पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू या लैम्डा इज इक्वल टू 10 by n where n is integer। तो आप वैल्यूज अपनी सारी लिख सकते हैं which is equal to 10, 10 by 2, 10 by 3, 10 by 4, ये सारी वैल्यूज इसमें पॉसिबल है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, ऑल दीज वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें अच्छे से। अच्छा ये मीटर्स में नहीं, सॉरी सेंटीमीटर्स में नहीं, मीटर्स में है सारी यूनिट्स, तो यहाँ भी यूनिट जाएंगे मीटर्स में आ जाएंगी। क्लियर है अच्छे से? चलिए एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। Figure shows a tube structure in which a sound signal is sent from one end and is received at the other end. The semicircular part has a radius of 20 centimeters. The frequency of the sound source can be varied electronically between 1000 and 4000 Hz. Find the frequency at which maximum of intensity are detected. मतलब constructive interference वहाँ पे होना चाहिए और speed of sound दे रखा है 340। फिर से वैसी बात हो गई है कि यहाँ पे जो डिटेक्टर तक साउंड पहुंचेगा वो एक तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है, दूसरा वो घूम के ऐसे पहुंच सकता है। तो फिर से यहाँ पे दो वेव्स इस तक पहुंच रही है, एक डायरेक्ट वाली, दूसरा जो घूम के आ रही है वो वाली। इन दोनों का अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे कराना है, मतलब इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस कैसे मिलेगा अगर बात करें तो ये कितना चला जितनी ट्यूब की लेंथ है, और ट्यूब की लेंथ अपने को नहीं दे रखी। ठीक है, तो ट्यूब की लेंथ अपन L मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ट्यूब लेंथ है वो L है। ओके, तो अगर सोर्स 1 की बात करें
तो x1 को अगर मैं बात करूं तो वो l के बराबर चलता है। x2 की अगर बात करूं तो वो कितना चलता है, वो यहाँ से आया, इधर घूमा और फिर इस तरफ निकल गया, ऐसा हुआ। तो ये कितना चला देखो, या आप अगर सीधा सीधा डेल्टा एक्स की बात कर लो तो वो भी आसानी से लिखा जा सकता है। अपन सीधा डेल्टा एक्स देख लेते हैं। डेल्टा एक्स कितना हुआ होगा, अगर ये रेडियस r है तो जो ज्यादा चला वो ऊपर वाला चला, वो कितना चला, पाई आर, जो उसकी सर्कमफेरेंस है उसके बराबर। और यहाँ जो ये चला होगा नीचे, ये कितना चला होगा इस केस में, 2r के बराबर, विच इज डायमीटर इतना। सो पाई आर माइनस 2r इज द पार्ट डिफरेंस जो अपने को यहाँ पे चाहिए। लिखा जा सकता है आराम से। रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पाई माइनस 2 इंटू 20 सेंटीमीटर, ये अपना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। सो पाई माइनस 2 इंटू 20 will be 22.8 सेंटीमीटर्स, जिसका आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0.228 मीटर्स के बराबर। तो ये आपका आ गया पार्ट डिफरेंस, और हम जानते हैं पार्ट डिफरेंस जो है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। सो दिस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। अच्छा, लैम्डा तो यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन स्पीड पता है और फ्रिक्वेंसीज पता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सीधा सीधा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा होता है v इक्वल टू एन एफ लैम्डा से आप बता सकते हैं लैम्डा इक्वल टू v बाई एफ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा एक्स इक्वल टू n टाइम्स वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, ऐसा। अब यहाँ से बताया जा सकता है कि किस किस केस में मैक्सिमम मिलेगा और किस केस में मिनिमम मिलेगा। फ्रीक्वेंसीज यहाँ से हम बताई जा सकती हैं कि फ्रीक्वेंसी आप जब लिखेंगे तो f इज इक्वल टू एन वी बाय डेल्टा एक्स। एन, ठीक है, v अपने को दे रखा है 340 और डेल्टा एक्स आपने निकाला 0.228 के बराबर। क्लियर है, ये आपको मिल गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा f इक्वल टू n टाइम्स 1491.2 हर्ट्ज के बराबर, या जिसका आप लगभग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1490 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, अब अपने को फ्रीक्वेंसी की जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 1000 से 4000 के बीच में। तो अपन n को ऐसी वैल्यूज रखते हैं जो 1000 से 4000 के बीच में आ सके। तो ऐसी दो ही वैल्यूज मिलती है, फॉर n इक्वल टू 1 f इक्वल टू 1490 हर्ट्ज, फॉर n इक्वल टू 2 f इक्वल टू इसका डबल हो जाएगा, डबल इज 2980 हर्ट्ज। तो ये दो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पे करने वाला है। क्लियर है सारी बातें यहाँ तक अच्छे से? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट जो ये सेक्शन है अपने इस पूरे चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, और इस सेक्शन के साथ ही आपका पूरा जो 11th का सिलेबस है फिजिक्स का वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला जो इसमें पार्ट आता है वो आता है बीट्स का। बीट्स बिल्कुल वही है जो आप ड्रम बीट्स कहते हैं। क्या होता है ड्रम बीट्स? आपको थोड़े थोड़े इंटरवल पे जब जब आप ड्रम को स्ट्राइक करेंगे तो आपको मैक्सिमम आवाज सुनाई देती है ना, इंटरफेरेंस वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई देता है, उसे कहते हैं बीट्स। की कितनी कितनी देर में आपको दो मैक्सिमा सुनाई दे रहे हैं या दो मिनिमा सुनाई दे रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। When two sources of sound that have almost the same frequency are sounded together, an interesting phenomena occurs. A sound with the frequency average of the two is heard. The loudness of the sound repeatedly grows and then decays rather than being constant. Such a repeated vibration, variation in amplitude of sound are called beats. If the frequency of one of the sources change, there is a corresponding change in the rate at which the amplitude varies. This rate is called beat frequency. The question जो आते हैं वो beat frequency पे based आते हैं, number of beats पे भी आते हैं। As the frequencies come close together, the beat frequency becomes slower. A musician can tune a guitar to another source by listening for the beats while increasing or decreasing the tension in each string. Eventually, the beat frequency becomes very low, so that effectively no beats are heard and the two sources are then in tune. We can also explain the phenomena of beat mathematically. जैसे
कंसिडर टू सुपरपोजिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 एंड n2। इस बार फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, ओमेगा की जगह हमने 2πn यूज किया है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के ऑसिलेशन की अगर इक्वेशन लिखी जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी। सुपरपोजिशन का अगर करें तो नेट इज y इक्वल टू y1 प्लस y2। सुपरपोज करने पे साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया जा सकता है, उससे जो आपको वैल्यू मिलेगी ऐसे एक इक्वेशन बनेगी जहाँ पे दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये इसका साइन फंक्शन होगा जिसके साथ ये वेरी करेगा। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट देता है ऑफ द मीडियम, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम where superposition takes place. It shows that the particle execute SHM with frequency n1 plus n2 by 2, average of the two superposing frequencies, जिसका एम्पलीट्यूड r है और वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो जो r है अगर वो इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब ये कॉस वाली पूरी टर्म मैक्सिमम हो जाए। कॉस वाली पूरी टर्म मैक्सिमम कब होती है, जब n पाई के बराबर होती है। यहाँ से हमें टाइम मिलता है इफ टाइम इज इक्वल टू n बाय n1 माइनस n2, या फिर आप n को अगर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो ये सारे वो टाइम्स है जब फ्रीक्वेंसी आपको मैक्सिमम मिलेगी। At all the above time instants, the sound of maximum loudness is heard. Similarly, we can find the time instant when the loudness of the sound is minimum. मिनिमम कब होगा, जब ये पूरी चीज 0 हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, जब कॉस जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो। यहाँ से ये जो टाइम मिलता है ये वो सारे टाइम्स हैं जब बिल्कुल वहां पे एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा, लाउडनेस मिनिमम मिलेगी। Here we can see that these time instants are exactly lying in the middle of the instants where the loudest sound is heard. अगर आप इन दोनों का एवरेज लेके देखें, इसका और इसका एवरेज लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आप अगले दो का जब एवरेज लेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब जब दो लाउड बज रहे हैं उसके ठीक बीच में एक 0 वाला भी आपको मिल रहा है। Thus on superposition of the above two frequencies at a medium particle, the sound will be increasing, decreasing, again increasing and decreasing, and so on. This effect is called beats. Here the time between two successive maxima or minima sound is called beat period, which is given as beat period equal to time between two successive maxima या two successive minima। और आप इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आप डिफरेंस आराम से देख पा रहे हैं कितना आएगा, 1 by n1 माइनस n2 के बराबर। आप चाहे यहाँ डिफरेंस लेंगे तब भी आएगा 1 by n1 माइनस n2 के बराबर। सो दिस इज द बीट टाइम पीरियड या बीट पीरियड। और आप अगर बीट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, सो बीट फ्रीक्वेंसी इज अपोजिट टू द बीट टाइम पीरियड या नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर साउंड सेकंड is given by n1 minus n2 के बराबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय n1 minus n2, जहां n1 और n2 उनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज हैं। The superposition of the two waves of slightly different frequencies graphically shown. The resulting envelope of the wave formed after superposition जो है वो यहाँ पे दे रखा है। Such a wave when propagates produces beat effect at the medium particles. तो अगर ये दो waves ऐसी हैं जिनकी frequencies थोड़ी सी different है, तो ये जब दोनों मिलेंगी तो कुछ ऐसा एक sound produce करेंगी या beats produce करेंगी। अगर बात करें echo की, तो the repetition of sound produced due to reflection by distance extended surface like a different hill, well or building is called an echo. The effect of sound on human ear remains for approximately 1/10 of a second. If the second sound is reflected back in a time less than 1/10 of a second, no echo is heard. तो echo सुनने के लिए कम से कम साउंड को वापस आना कितनी देर में पड़ेगा, 1/10 of a second के बाद अगर वो साउंड फिर से आपके कानों तक पहुंच रहा है तो आपको डिफरेंटली सुनाई देगा, अदरवाइज वो सुनाई नहीं देगा। Hence human ears are not able to distinguish a beat frequency of 10 Hz or more than 10 Hz. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे इस सेक्शन के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट जो बात करता है वो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात करता है दो तरीकों से, या तो ऑब्जर्वर मूव करे किसी सोर्स से या फिर सोर्स मूव करे किसी ऑब्जर्वर की तरफ या दूर, उसकी वजह से जो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में डॉपलर इफेक्ट बात करेगा। आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं, जैसे एक एम्बुलेंस, आप रोड पे खड़े हैं और एक एम्बुलेंस दूर से आ रही है और आपके पास से गुजरती हुई चली गई, उसका सायरन लगातार बज रहा है, तो आप उसकी जो सायरन की आवाज है उसमें डिफरेंस फील कर सकते हैं।
जब वो दूर था तो आवाज उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, जब वो पास आता गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, और जब वापस चला गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर से डिफरेंट हो गई। तो यही सारी बातें डॉपलर इफेक्ट से बताई जाती हैं। When a car at rest on a road sounds its high frequency horn, you are also standing on the road nearby, you will hear the sound of same frequency it is sounding, but when the car approaches you with its horn sounding, the pitch or frequency of its sound seems to drop as the car passes. This phenomena was first described by an Australian scientist, Christine Doppler, and is called Doppler effect. He explained that when a source of sound and a listener are in motion relative to each other, कौन source of sound और listener या detector अगर relative motion में है, the frequency of the sound heard by the listener is not the same as the source frequency. तो इसके लिए अलग अलग केसेस हैं। केसेस क्या हैं? एक तो स्टेशनरी सोर्स और स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अगर दोनों स्टेशनरी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जितने फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगा। तो नो डॉपलर इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। दूसरा केस आता है कि सोर्स तो स्टेशनरी है लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे सोर्स स्टेशनरी है एंड नॉट इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे मूव करने लगा इस डायरेक्शन में v नॉट से, तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो इसकी नेट वेलोसिटी होगी, वेव वेलोसिटी इस तरफ है, ऑब्जर्वर इस तरफ चल रहा है, तो दोनों रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड हो जाएंगी। टोटल वेलोसिटी इज v प्लस v नॉट। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनाया जा सकता है वो लिखा जाएगा ऐसा, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दिखेगी वो दिखेगी n नॉट टाइम्स v प्लस v नॉट बाय v के बराबर। और यही अगर ऑब्जर्वर यहाँ से दूर जा रहा होता सोर्स से, तो इस बार रिलेटिव वेलोसिटी आप वेव की वेलोसिटी v नॉट और इसकी वेलोसिटी v, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आप लिखते उल्टा v माइनस v नॉट बाय v के बराबर। ठीक है, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, या आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन द मीडियम। क्लियर है? तीसरा केस हो सकता है कि इस बार सोर्स मूव कर रहा है लेकिन ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। तो इस बार अगर सोर्स मूव करेगा तो फिर से यही सारी बातें यहाँ पे यूज की जा सकती हैं, v माइनस वी नॉट बाय एन नॉट के करस्पॉन्डिंग, और इस बार जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो मिलेगी एन नॉट टाइम्स v बाय v माइनस वी एस। और अगर ये सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो इस तरीके से लिखी जा सकती थी। अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो फाइनली जो आपके पास एक्सप्रेशन बनता है वो ये बनता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आपको हर केस में अलग अलग फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन नॉट, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, इनटू v वेलोसिटी ऑफ साउंड, प्लस माइनस vo वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, डिवाइडेड बाय v वेलोसिटी ऑफ साउंड, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, ऑब्जर्वर फॉर्मूला में ऊपर आता है, सोर्स फॉर्मूला में नीचे आता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब प्लस और माइनस कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मोशन एक दूसरे की तरफ हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा कब होगा? जब ऊपर प्लस यूज कर लोगे तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये ओवरऑल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी जब आप ऊपर प्लस यूज करेंगे ऑब्जर्वर के साथ। अच्छा, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल है? क्योंकि ये पूरी चीज डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर अगर माइनस यूज करेंगे तो ये पूरी चीज इंक्रीज हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो हमेशा अपने को ध्यान क्या रखना है कि जब मोशन एक दूसरे की तरफ हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करके यहाँ पे फॉर्मूलाज हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अलग अलग हर केस का फॉर्मूला अलग से याद नहीं रखना है, इसी तरीके से बस आपको एक फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, अभी देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं। अच्छा, इसका एक केस और आता है। केस ये है कि इस बार जो सोर्स और जो डिटेक्टर हैं वो दोनों एक ही पाथ पे नहीं है, सेम पाथ पे नहीं है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे चल रहे हैं। अगर ऐसा है तब डॉपलर इफेक्ट कैसे लगाया जाए? अभी तक आपने जो देखा, सोर्स और ऑब्जेक्ट जो थे वो एक ही लाइन पे मोशन में था, या तो एक दूसरे की तरफ ऐसे चल रहे थे या ऐसे चल रहे थे, लेकिन जो इनका मोशन था वो हमेशा एक दूसरे की तरफ था या एक ही लाइन पे था। इस बार अगर मोशन एक लाइन पे नहीं है तो क्या किया जाए? तो बहुत आसान सी बात है, हमें ध्यान का रखना है।
इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग इनकी वेलोसिटी हमें देखनी है, किस तरफ, जो इनको मिलाने वाली लाइन है उसी तरफ इनकी वेलोसिटी अपने को देखनी है। तो अगर ये वेलोसिटी v1 है और ये एंगल अगर थीटा है तो आपको इसका कंपोनेंट लेना है v1 cos थीटा 1, और इसके लिए आपको अगर v2 वेलोसिटी है और इस तरफ एंगल थीटा 2 है तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा 2 होगा, वेलोसिटी लेनी पड़ेगी v2 cos थीटा 2 के बराबर। तो आप इस बार जब डॉपलर इफेक्ट लिखेंगे तो v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2 से लिखेंगे। हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो तरफ चल रहे हैं मतलब जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी में नीचे माइनस आएगा, जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी में ऊपर प्लस का साइन आएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक आध अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप आराम से यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर इस तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये इस तरफ चल रहा है, या इसको थोड़ा ज्यादा लेते हैं, इसे अपन लेते हैं लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, और ये इस तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा गया कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 हर्ट्ज है तो बताइए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला तो एक ही है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय v ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर और v सोर्स की वेलोसिटी नीचे। ये अपने पास फॉर्मूला है, प्लस माइनस अभी अपन लिखेंगे। अब प्लस माइनस कैसे लिखना है अपन जानते हैं। पहले अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है ना। अगर सोर्स यहाँ पे है तो ऑब्जर्वर क्या कोशिश कर रहा है, सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये ऑब्जर्वर क्या चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाए मतलब यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है, तो सोर्स क्या कोशिश कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है सोर्स को तो यहाँ फिर से नीचे माइनस आना चाहिए, क्योंकि सोर्स वाला पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर टोटल इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 100, वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 10, यहाँ पे 330 माइनस 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 31, आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है बात। फ्रीक्वेंसी ओवरऑल इंक्रीज होनी भी चाहिए थी क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी ज्यादा है, ये तेजी से इसके पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी जो ऑपरेंट होगी ऑब्जर्वर के लिए वो लगातार इंक्रीज होती रहेगी। तो इस तरीके से कोई भी आपको सिचुएशन दे रखी हो, आप यहाँ बस फॉर्मूला में प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर वाली चीज ऊपर आती है, सोर्स वाली चीज नीचे आती है, उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है सारी बातें यहाँ तक अच्छे से। चलिए, तो इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, साथ ही आपका 11th का पूरा सिलेबस भी खत्म होता है। अब इसके बाद आपका 12th का सिलेबस शुरू करेंगे और बात करेंगे कि इन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।